तो अब कहा जा रहा है कि दबाव था, चंद्रशेखर जी भी दबाव के प्रभाव में आ गए हैं। मैंने किसी दबाव में ऐसा कहा है? अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानते हैं, मेरी प्रकृति से परिचित हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, अटल के साथ बिहारी भी हूँ। नमस्कार, चले संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आज मैं मोहनलाल मोदी अपनी सहयोगी अश्विनी के साथ आपके समक्ष मौजूद हूँ। हमारा आज विचार और विमर्श का केंद्र बिंदु रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। हम सब जानते हैं आज उनकी पुण्यतिथि है और इस वक्त अश्विनी जी के मन में कुछ उत्सुकताएं हैं उनको लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर। तो अश्विनी जी, आपके मन में जो कुछ भी है वो आप पूछ सकते हैं। सर, आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अटल जी, कौन सी बात है अटल जी की जो आज सबसे ज्यादा याद आती है राजनीति के अंदर? अटल जी की ये कौन सी सबसे अच्छी बात? एक तो लक्ष्य के प्रति निष्ठा का भाव जी। जो लक्ष्य मिल गया या जो लक्ष्य बना लिया उसकी ओर लगातार बढ़ते जाना, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामंजस्य स्थापित करना। आदमी विचारों से विपरीत हो, हमारा विरोधी हो, यदि अंतिम प्रयास तक हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ आ सकता है, तो वो लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित थे कि अपने विरोधियों को बना लिया करते थे। ये आज की तारीख में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पक्ष विपक्ष हर चीज में दिखाई देते हैं। सत्ता कोई अच्छा काम करती है तो विपक्ष आलोचना करता है, विपक्ष कोई अच्छी चीज रखता है तो सत्ता उसको चलना नहीं चाहती। लेकिन अटल जी में ये चीज नहीं थी। अटल जी बहुत डिवोटी व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व था उनका। बस यही था कि वो सबको साथ लेके चलते थे। यही कारण है कि बहुत विद्रूप हो चुकी राजनीति में भी वो सर्वमान्य नेता थे। और सर, उनका राजनीति में भी क्या बड़ा योगदान रहा है जो उससे भी चर्चित रहे राजनीति के अंदर? राजनीति में सत्य, सबसे बड़ी बात सत्य। ये कहते हैं ना, नेता तो झूठी होता है, नेता झूठी ही बोलता है। ये है, नेता भ्रष्ट होता है ना, नेता अवसरवादी होता है। अटल जी में ये कुछ नहीं था। अटल जी जनसंघ की स्थापना से लेकर भाजपा के प्रादुर्भाव काल तक वो बिल्कुल लक्ष्य के प्रति उनका ये था कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम, ये उनका लक्ष्य था। उसको लेके ईमानदार थे। करप्शन के कोई चार्ज आज तक उन पर नहीं लगे। हाँ, जब वो शासन में थे प्रधानमंत्री के नाते, तब विपक्ष की ओर से हल्का सा आरोप आया था। तब उन्होंने कहा कि सत्ता भले ही चली जाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भ्रष्टाचार से बना हुई सरकार को चिमटी से भी ना छुए। शब्दों का प्रयोग इतना शानदार था कि छूना तो ठीक है, हम कह देते हैं कि हम छुएंगे नहीं, लेकिन कहते हैं मैं चिमटी से भी ना छूऊं ऐसे। अच्छा। तो ये उनका एक वो था, ईमानदार थे। करप्शन का कोई भाव उनके आसपास से होके नहीं गुजरा था और सत्यवादी थे। यदि कोई गलती हुई है तो स्वीकार करने की क्षमता उनके अंदर थी और यदि सत्य कड़वा है तो वो सदन के सामने किसी भी व्यक्ति के सामने बोलने में हिचकते नहीं थे। ये दरअसल क्या है, पहली बात तो वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 24 दलों की सरकार बनाई थी। देखिए क्या होता है, हम अपने दल में लोकप्रिय हो जाए पहले तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि हर दल में इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। इसे प्रतिस्पर्धा नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा टांग खींचने की जो कला है लोगों में, कि मैं आगे ना निकल पाऊं तो पीछे आगे वालों को पीछे खींच लूं कम से कम। तो ऐसे कहना चाहिए आपाधापी के युग में 24 दलों को लेकर सरकार बनाना, ये बड़ी हिम्मत की बात थी। और अटल जी इसमें सोच भी सकते थे और उन्होंने करके दिखाया। हर किसी के बस की बात नहीं है। भारत देश में यदि कोई सरकार सबसे पहली, एक तो कांग्रेस के खिलाफ इतने बड़े उससे आई कि उसमें 24 दल शामिल हुए, पहली सरकार थी और लंबे समय चली। इसका भी पहली बार अटल जी को इसका श्रेय जाता है कि वो लगातार 13 दिन 13 महीने और फिर कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। ये उनकी रही। अब यहाँ तक बात 13 दिन और 13 महीने की है, तो इसमें क्या है, एक अधिकारों का दुरुपयोग। जैसे सांसद से मुख्यमंत्री बन गए थे वहां के मिस्टर घोरांग, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे वो, तो उन्हें नैतिकता के नाते संसद में वोट नहीं करना था क्योंकि आप सीएम बन गए। आप विधानसभा के आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो संसद आपकी संसदीय आपकी सदस्यता है वो तो गई, कायदे से देखा जाए इस्तीफा नहीं दिया था लेकिन गई। लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग किया और एक वोट से सरकार उनकी चली गई थी। जी सर, वो प्रधानमंत्री थे तब उनका जो ऐतिहासिक फैसला क्या रहा? जब वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए थे तो राजनीति के अंदर उनका फैसला जो था कौन सा ऐतिहासिक था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जनसंघ या भाजपा का गठन हुआ तो राष्ट्रवाद सबसे पहला लक्ष्य था। धारा 370 हटाएंगे, ये कमिटमेंट था। राम मंदिर बनाएंगे, ये भी था। और समान आचार संहिता लाएंगे, यानी सबको समान कानून।
तो ये अटल जी के उसमें शामिल था, लेकिन कहते हैं ना समय नहीं मिला। और फिर 24 दल जिन सबको तुष्टीकरण की नीति भी इसमें काम करती है, किसी का मुस्लिम वोटर है तो किसी का बौद्ध वोटर है किसी का, तो वो एक सर्वमान्य बड़े निर्णय उस वक्त नहीं ले पाए। लेकिन जैसे पोखरण का जो परमाणु विस्फोट है वो उन्होंने बहुत प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच लिया था। अमेरिका हम पे हावी होने का पूरा तत्पर था और वो चाहता था कि कोई ऐसा अवसर मिले जब हम भारत की अर्थनीति को प्रभावित करें और कुंठित कर पाए उसे। तो जब पोखरण का जब विस्फोट हुआ, हालांकि एक हल्की सी भनक थी अमेरिका तक कि कुछ चल रहा है भारत में, लेकिन अटल जी ने इतनी गोपनीयता से किया था वो कि विस्फोट होने के बाद ही पता चल पाया कि परमाणु हम शक्ति बन चुके हैं। तो ये उनका बड़ा निर्णय था एक। और एक गैस घर घर तक पहुंचे, एलपीजी, महिलाएं धुएं से छुटकारा पाएं, ये अटल जी का ही प्रयोग था जब उन्होंने इसको एक तो सस्ता किया कनेक्शन को और घर तक पहुंचाने का एक अभियान उन्होंने छेड़ा था, ये था। और जनता के अप्रोच में उसकी खाने की थाली बनी रहे, तो इसलिए वो केंद्र से एक राशन दुकानों के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से उन्होंने गेहूं है, चावल है, राशन को बहुत सस्ता करने का उन्होंने प्रयास किया, सफल भी रहे वो। बस ये है कि अच्छे बुद्धिजीवी लोग अफसोस करते हैं कि वो ज्यादा दिन चल नहीं पाए। जी। और उनने 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। हाँ, ये और उसके वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा, 23 दिन वो जेल में भी रहे। जी जी, ये उनके बाल्यकाल का वो है जब वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जी जी। उस समय का घटनाक्रम है। तो बिल्कुल जेल में गए और उन पे माफी का दबाव था, यदि वो क्योंकि वो जब तक माफी नहीं मांग रहे थे तब तक उनके परिवार को, उनके मोहल्ले के लोगों को जिंदगी छावनी कमल सिंह का बाग उनका निवास स्थल, उनका जन्म स्थान है, तो वहां बड़ा दबाव था। और कुछ लोग होते ही हैं मोहल्ले में जो अवसरवादी टाइप थे, वो अटल जी दबाव बना रहे थे कि आपकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरा आप क्षमा मांग लीजिए। तो लेकिन वो क्षमा पर वो बिल्कुल राजी नहीं थे, अड़ग रहे वो। हालांकि जो विपक्षी लोग हैं जो विद्रूप राजनीति करते हैं वो ऐसा आक्षेप लगाते हैं कई बार उन्हें क्षमा मांगी है, लेकिन ऐसा नहीं था। अटल जी को दिग्भ्रमित किया गया क्षमा के मुद्दे पर, इसके साक्ष्य हैं, दस्तावेज हैं इसके। एक अच्छे योद्धा थे, अच्छे संघर्षकर्ता थे, आजादी के बिल्कुल निसंदेह सिपाही थे वो। और उस दौरान उन्होंने जैसे विधवा विवाह का उन्होंने बहुत तगड़ा विरोध किया, उन्होंने, है ना, कन्याओं की शिक्षा का उन्होंने बहुत ज्यादा कि आगे बढ़े, कैसे भी पढ़े, पढ़ाई लिखाई। और कोई जैसे कहना चाहिए ना, छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर देना, वो शुरू से ही संघर्षशील व्यक्तित्व रहे। और छात्र राजनीति हो, युवा राजनीति हो, उसमें उनका हमेशा कदम आगे रहा। सर, उनका जन्म स्थली कहाँ का था, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ग्वालियर जिला मुख्यालय है, वहाँ एक लश्कर शहर आता है और लश्कर में एक सिंधे की छावनी है। दरअसल ये सिंधे साहब जो है वो सिंधिया राजवंश के सेनापति हुआ करते थे, उनके द्वारा स्थापित है, तो वो सिंधी छावनी कहलाती है। उस सिंधी छावनी में कमल सिंह का बाग है, उस कमल सिंह के बाग में अटल जी का जन्म स्थान है। आज भी वो उनका मकान है, कुछ कुटुंबीजन उनके मकान में आज भी रहते हैं। सर, उनके व्यक्तित्व से आज के नेताओं को कुछ सीख लेनी चाहिए? एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक तो जिस पार्टी पर शुरू से एक आघात, एक आक्षेप, एक आरोप लगता रहा कि वो मुसलमानों की विरोधी वाली पार्टी है, उस पार्टी में एक नेता ऐसा जिसके बारे में लोग ये कहते थे गलत पार्टी में एक अच्छा नेता। इसके अलावा उनका जो कहना चाहिए बोलने का लहजा था, वो शालीनता से बहुत कड़वी बात भी बोल जाया करते थे और विरोधी उसको सुनने को तत्पर रहा करते थे। क्यों? कि वो जानते थे अगर अटल जी ने कहा है तो फिर बेस है नीचे कोई ना कोई, तत्काल इसका विरोध करना अनुचित रहेगा, कहीं ऐसा ना हो को हंसी के पात्र बन जाए। क्योंकि अटल जी अध्ययन करके बोलते थे और कड़वी से कड़वी बात बड़ी शालीनता से कहते थे। कभी भी उनका ये नहीं कहा कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, संसद में कोई उन्हें अप्रिय माहौल बनाया हो, कभी नहीं। उन्होंने इंदिरा जी का सामना किया, नेहरू जी का सामना किया, बड़े बड़े नेता उनके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। अटल जी के बारे में आपको एक जानकारी लोग जानते हैं वैसे तो, अटल बिहारी इतने सर्वमान्य नेता थे कि जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी तो संयुक्त राष्ट्र में हमारा प्रतिनिधित्व कौन करे, इसका सवाल था।
कारणवश वो नहीं जा पा रही थी, तो उनको अपनी पार्टी में कोई नेता नहीं मिला। तो विपक्ष का नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उनको संयुक्त राष्ट्र भेजा गया और जब उन्होंने भाषण दिया तो विवेकानंद जी के बाद यदि किसी की बात आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रभावी ओजस्वी भाषण देने की, वो अटल बिहारी वाजपेयी के हिस्से में आता है। ये चीजें सीखने की है कि हमें विपक्षी नेता भी सम्मान दें, सत्ता पक्ष हमें भरोसा करे कि हम इनको भेजेंगे तो ये विपक्ष सत्ता नहीं करेंगे वहां, ये भारत की बात रखेंगे। तो ये चीज अटल बिहारी वाजपेयी जी में थी और वो उनके मृत्यु पर्यंत उनके साथ रही। ये उनका विशेषताएं होंगी, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। और बाकी जो उनका एक स्वभाव है अडिग रहना अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, तो वो एक दिन शिवमंगल सुमन की कविता पढ़ते थे वो, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भय भीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो मतलब हमें कोई डर नहीं है, जेल में है, हम इमरजेंसी में जेल में थे, लोगों ने कहा माफी मांग लो बाहर कर देंगे, नहीं, काहे के लिए, यही ठीक है, यहाँ से और अच्छा काम करने में सुविधा हो रही है, सब लोग मिल गए यहाँ पे। तो यानी अनुकूलताएं देखना प्रतिकूलताओं में, कहते हैं ना, आज मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर, तो वो इस तरह के लोग थे, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक की जो यात्रा आज की है इस बड़े संगठन ने, तो ये अटल जी जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये उन कहना चाहिए त्रिमूर्तियों में से एक हैं। और यहाँ तक बात अब आएगी कि अटल जी में संस्कार कहाँ से आए, तो ये मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना बड़े गर्व की बात होती है। और उन्हें संघ ने तराशा, जब संघ ने देखा कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं तो उनको बोलने के लिए आगे किया। फिर देखा कि ये कविता अच्छी लिखती है तो कविता क्षेत्र में आगे किया। फिर उनको लगा समस्याएं ठीक उठाते हैं ये, तो उन्हें पत्रकारिता में उन्होंने स्वदेश, जो संघ द्वारा प्रेरित समाचार पत्र है, उसका संपादक बनाया। लखनऊ से स्वदेश प्रारंभ हुआ, जो है मध्य प्रदेश की पहचान है। ऐसी कई चीजें हैं। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा है, वो कवि अच्छे, वो अच्छे लेखक है, वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे नेता हैं, ये अच्छे नेता प्रतिपक्ष हैं, अच्छे वक्ता हैं, ओजस्वी कवि हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यदि उनके अंदर हम कोई चीज देखना चाहते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, सकारात्मक पहलू देखेंगे तो उनके अंदर सब कुछ है, बस हमें देखने की आवश्यकता है। आज सर उनकी शख्सियत की महसूस कितना किया जाता है राजनीति के अंदर? बहुत अभाव ऐसे नेताओं का। नहीं, मैं चश्मा लगाई हूँ क्योंकि मेरी आंखें नम है। अटल जी जैसा नेता होना बड़ा सौभाग्य की बात होती है। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है उनको इस बात का बड़ा अभी आज एक वैक्यूम सा महसूस हो रहा होगा कि आज जो संसद में जो दृश्य बनते हैं खींचतान के, वहां हम एक नेता ऐसा नहीं देख पाते, विपक्ष में या विपक्ष में दोनों हो, जो दोनों दलों को सामंजस्यता के साथ साथ लेके चल पाए। एक सत्ता पक्ष की आक्रामकता है और तो एक खिसियाहट है विपक्ष की लगातार हार की, सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। देखिए इस बीच मान लो अटल जी होते तो अटल जी चाहे वो किसी पद पे ना होते, वो एक सांसद मात्र भी होते, तो उनकी गणमान्य उपस्थिति विपक्ष को मजबूर करती। तो जो वरिष्ठ नेता है कम से कम उनके कार्यकाल के समय के, वो ये कहते अटल जी का तो ध्यान रखो कम से कम। तो ये अटल जी का बड़ा व्यक्तित्व था। तो ऐसे में वो याद आते कि वो उनकी कमी खलती है। यदि वो होते तो हालांकि ठीक है, हमारा वर्तमान जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का किसी मायने में कमजोर नहीं है, लेकिन अंतर उतना ही सा है जैसे फ्रीडम फाइटरों में एक को सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, तो एक आक्रामक तेवर है नरेंद्र मोदी जी का। अब एक लाला लाजपत राय हुआ करते थे जो अहिंसक थे लेकिन डिवोटी थे, वो अटल जी शख्सियत है, ऐसा इसमें है। लेकिन दोनों अपने आप में। आज सर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का ही है। नहीं, ये इसमें क्या है कि जब केंद्र में कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, कहना चाहिए हिंदू की आवाज कोई नहीं उठा रहा, राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं कर रहा, तुष्टीकरण अंदर घुस चुका था। वोट को हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब करना, ये जब संघ ने देखा तो संघ को चिंता थी कि हम करें क्या, कि वहां हम राष्ट्र प्रथम की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें और हिंदू हित की बात करने से क्यों डरें। तो इसके लिए एक अनुकूल माहौल चल रहा था। तभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ से प्रेरित होकर इस्तीफा दिया नेहरू शासन से, वो मंत्री थे उसमें, और फिर वो गुरुजी से मिले, जिन्हें हम प्रेम से गुरुजी कहते हैं, गोलवलकर जी, उनसे सदाशिव राव माधवराव गोलवलकर जी,
उनसे मिले, उनको प्रस्ताव रखा कि मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे और मैं राष्ट्र प्रथम के उस मार्ग पर चलना चाहता हूँ। यदि आप कोई राजनीतिक दल गठित करना आपके उसमें हो एजेंडे में, तो मैं चाहूँगा कि इसमें मैं सेवा कर पाऊँ। तो एक प्रेरणा मिली, उनको भी लगा, तो तत्काल ये दीनदयाल उपाध्याय, ये अटल बिहारी वाजपेयी एक त्रिमूर्ति बनाई गई और जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ ही दरअसल आज की भाजपा है। 1980 में ये भाजपा बनी और ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके खाते में अब शायद सबसे लंबे समय तक सत्ता चलाने का रिकॉर्ड बनने में जा रहा है। तो ये हमारा आज का अटल जी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम, हम उनके बताए मार्ग पर एक कदम भी अगर बढ़ पाए तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजनीति हो, सत्ता हो, विपक्ष हो और अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, यदि उनको लक्ष्य मानकर चलने से पहले अटल जी को आदर्श मानकर उस पर काम किया जाए तो फिर सफलता की गारंटी है। इसी के साथ उनके श्री चरणों में सलिल संदेश की ओर से अश्रुपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आएंगे। अश्विनी जी, आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।